नमस्कार, न्यूज एंड कंपटीशन के रगड़ चैनल में आपका स्वागत है। देखते हैं उत्तराखंड की 10 महत्वपूर्ण खबरें। उत्तराखंड राजभवन ने महिला आरक्षण विधेयक लौटाया। तैयारी। हल्द्वानी में 5 जनवरी से टूटेगा रेलवे पर अतिक्रमण। निगरानी। उत्तराखंड में चरमपंथियों के चिन्हित हमदर्दों पर कार्रवाई। सिडकुल मामले में डीजीपी को अवमानना नोटिस जारी। टी सहित 8 परीक्षाओं पर फैसला आज। नए साल में हरेला और विकास पर होगा सार्वजनिक अवकाश। राज्य स्तरीय खेल महाकुंभ 29 को होगा। प्रदूषण जांच प्रमाण पत्र फर्जीवाड़े में 9 सेंटरों पर कार्रवाई के आदेश। स्पीकर खंडूरी न्यायालय को भी कर रही है गुमराह, गोविंद कुंजवाल। जुलूस रोकने पर रश्मि लमगड़िया की पुलिस से नोकझोंक। नए साल में काठगोदाम में बनेगा अंतर्राज्यीय बस अड्डा। जामरानी 5 जनवरी पहले हफ्ते तक तैयार होगी पुनर्वास स्कीम। कुमाऊं विश्वविद्यालय की परीक्षाएं फरवरी से कराने की मांग। आलिया मिस व दीपिका बनी मिसेज कुमाऊं। नैनीताल कोरोना के खतरे के बीच होटलों की बुकिंग में 25% तक गिरावट। खनन कारोबारियों ने सांसद का पुतला फूका। एलटी सहित 8 परीक्षाओं की जांच रिपोर्ट मिली, आज फैसला। पारा गिरने से 12 साल में सबसे ठंडा हो सकता है नए साल का आगाज। थली गांव में मिड डे मील खिलाने में दलित छात्रों से भेदभाव का आरोप। अफसरों की ढिलाई पर 955 आउटसोर्स जॉब पर संकट। अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में हरीश रावत धरने पर बैठे। बहुप्रतीक्षित महिला आरक्षण बिल राजभवन ने सरकार को लौटा दिया है। बिल के ड्राफ्ट के व्याकरण और कुछ तकनीकी शब्दावली की खामियों की ओर सरकार का ध्यान दिलाते हुए राजभवन ने दोबारा ड्राफ्ट मांगा है। विधायी विभाग के सूत्रों ने बताया कि राजभवन की आपत्तियों और निर्देश का समाधान कर जल्द ही बिल को दोबारा अनुमोदन के लिए भेजा जाएगा। उधर सोमवार को राजभवन में वीर बाल दिवस पर आयोजित कार्यक्रम के बाद पत्रकारों ने जब राज्यपाल से पूछा कि महिला आरक्षण बिल को राजभवन की मंजूरी कब तक मिल जाएगी, तो राज्यपाल ने इस पर टिप्पणी नहीं की। वर्ष 2006 से राज्य की सरकारी नौकरियों में महिलाओं के 30% आरक्षण की व्यवस्था है, लेकिन इस वर्ष हाईकोर्ट ने आरक्षण में रोक लगा दी। दरअसल सम्मिलित राज्य सिविल एवं प्रवर अधीनस्थ सेवा प्री परीक्षा में शामिल दूसरे प्रदेशों की महिला अभ्यर्थियों ने आरक्षण पर आपत्ति दायर की थी। सरकार हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका की। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाकर आरक्षण को फिलहाल बहाल कर दिया। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इसके स्थायी समाधान के लिए विधेयक बनाने का निर्णय लिया था। हल्द्वानी में रेलवे भूमि का अतिक्रमण 5 जनवरी से टूटेगा। इससे पहले रेलवे प्रशासन 28 दिसंबर को संबंधित क्षेत्र में मुनादी कराने के साथ साथ पिलर बंदी भी कराएगा। इसके लिए 5 कंपनी रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स आरपीएफ मंगलवार से हल्द्वानी पहुंचनी शुरू हो गई। कार्रवाई पर 10 ड्रोन और 20 वीडियो कैमरे निगरानी रखेंगे। नैनीताल हाईकोर्ट ने हल्द्वानी की रेल की भूमि काबिज लोगों को हटाने के आदेश पूर्व में दिए थे। इसे लेकर सोमवार को हल्द्वानी गोलापार स्थित मार्ग सर्किट हाउस में कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत, डीएम धीराज गर्ब्याल, एसएसपी पंकज भट्ट, पूर्वोत्तर रेलवे इज्जतनगर मंडल के एडी आरएम विवेक गुप्ता की मौजूदगी में राजस्व, लोक निर्माण, प्रशासन, नगर निगम और पुलिस की उच्च स्तरीय बैठक हुई, जिसमें हाईकोर्ट के निर्देश के पालन के क्रम में अतिक्रमण हटाने की रणनीति पर चर्चा की गई। निर्णय लिया गया कि 28 दिसंबर से अतिक्रमण वाले क्षेत्र में रेलवे मुनादी कराएगा। आरपीएफ की एक टीम उसी दिन से 78 एकड़ भूमि पर पूर्व में ही की गई मार्किंग पर क्षतिग्रस्त हो चुके पिलरों को नए सिरे से लगाएगी। इस पूरी प्रक्रिया की फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी भी कराई जाएगी। एडीआरएम विवेक गुप्ता ने बताया कि करीब 4363 घरों को तोड़कर अतिक्रमण हटाया जाना है, जिसका मास्टर प्लान तैयार किया जा चुका है। यह निर्णय लिया गया है कि 28 को समाचार पत्रों के माध्यम से नोटिस का प्रकाशन होगा। लोगों को अतिक्रमण खाली करने की 1 सप्ताह का समय दिया जाएगा। उत्तराखंड में चरमपंथी और पुलिस की कड़ी नजर है। सोशल मीडिया पर विशेष संगठन है संप्रदाय विशेष विचारधारा की ओर झुकाव वाले ऐसे 100 से ज्यादा लोगों को चिन्हित भी किया गया। इससे कुछ के सोशल मीडिया अकाउंट भी बंद करवा दिए गए, जबकि कुछ की काउंसलिंग की गई है। पिछले कुछ समय में हरिद्वार सहित कई जगहों कुछ प्रतिबंधित संगठनों से जुड़े लोगों की गिरफ्तारियां हुई हैं। इसके बाद पुलिस और खुफिया एजेंसियों ने ऐसे लोगों को पता लगाने के लिए सोशल मीडिया पर निगरानी शुरू कर दी। इसके लिए पिछले 2-3 ऑपरेशन सद्भावना नाम से विशेष अभियान चलाया गया। निगरानी में बीच 150 से ज्यादा ऐसे लोग मिले जो किसी विशेष संप्रदाय संगठन या विचारधारा को लेकर सक्रिय थे। उनमें से कम उम्र के युवा भी शामिल। इनमें कई के प्रोफाइल बंद कराए गए, जबकि कुछ की काउंसलिंग की जा रही है। इसमें हर धर्म और संप्रदाय से जुड़े लोग शामिल है। डीजीपी अशोक कुमार ने कहा कि इस तरह के लोगों पर लगातार नजर रखी जा रही है। सभी जिलों और खुफिया एजेंसियों में निगरानी सेल बनाए गए। कोई भी इनपुट मिलता है तो धरातल पर नजर रखी जाती है। खासकर युवाओं की काउंसलिंग की जाती है। जरूरत पड़ने पर उनके अकाउंट भी बंद कराए जाते हैं।
सिडकुल भर्ती को लेकर दिए गए पूर्व के आदेश का पालन नहीं करने के मामले में हाईकोर्ट ने डीजीपी को अवमानना नोटिस जारी किया है। वरिष्ठ न्यायमूर्ति संजय मिश्रा की पीठ ने अल्मोड़ा निवासी प्रकाश पांडे की अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए नोटिस जारी किया। हाईकोर्ट में दायर की गई जनहित याचिका में याचिकाकर्ता ने कहा कि वर्ष 2016-17 में सिडकुल में विभिन्न पदों की भर्ती में अनियमितता सामने आई थी। सरकार ने जांच एसआईटी को सौंपी थी, लेकिन 5 जांच आज तक पूरी नहीं हो पाई। हाईकोर्ट ने 16 फरवरी 2022 को एसआईटी की 3 महीने में जांच पूरी करने के आदेश दिए थे। इस मामले में याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि एसआईटी ने आज तक जांच पूरी नहीं की और एसआईटी इस मामले को लटका रही है। अधिवक्ता धर्मेंद्र बर्थवाल व अजय बहुगुणा ने बताया कि अदालत में डीजीपी को अवमानना नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। उत्तराखंड के स्थानीय पर्व हरेला और इगास पर अब सार्वजनिक अवकाश रहेगा। सरकार ने वर्ष 2023 के लिए वार्षिक अवकाश कैलेंडर जारी कर दिया। साल में जिलों के कर्मचारी को कुल 31 सार्वजनिक अवकाश मिलेंगे। सोमवार को सचिव सामान्य प्रशासन विनोद कुमार ने नए साल का वार्षिक अवकाश कैलेंडर घोषित कर दिया। हरिसावर सरकार में हरेला, पुष्कर धामी सरकार में इगास, बग्वाल पर्व बड़े स्तर पर मनाए गए। भाजपा के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी और राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी ने भी इगास बनाने के लिए अभियान चलाया था। राज्य स्तरीय खेल महाकुंभ का आगाज 29 दिसंबर से शुरू होने जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इसका शुभारंभ करेंगे। इस दौरान अंतर्राष्ट्रीय खेलों में पदक विजेता खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों को पुरस्कार देकर सम्मानित भी करेंगे। सोमवार को मीडिया सेंटर में पत्रकारों से बातचीत में खेल मंत्री रेखा आर्या ने बताया कि न्याय पंचायत स्तर पर अक्टूबर माह में खेल महाकुंभ प्रारंभ किए गए थे। ब्लॉक व जिला स्तर पर स्पर्धाएं होने के बाद अब राज्य स्तर पर महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज में यह महाकुंभ होने जा रहा है। इस दौरान सीएम धामी ने 31.18 करोड़ की लागत से नवनिर्मित शूटिंग रेंज का लोकार्पण भी किया। उन्होंने कहा कि अगले 2 माह तक विभिन्न खेल प्रतिस्पर्धाएं होंगी, जिनमें लगभग 8,000 बालक बालिकाएं हिस्सा लेंगी। कहा कि राज्य सरकार ने नई खेल नीति लागू की है, जिसमें खिलाड़ियों के उन्नयन, खेल प्रतिभाओं को तलाशने, निखारने, उभारने, खेलों के प्रति रुचि बढ़ाने और रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए सभी प्रावधान किए गए। आर्या ने कहा कि डैप ओलंपिक शूटिंग प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक विजेता अभिनव देसवाल को 2 करोड़ और रजत पदक विजेता शौर्य सैनी को 1 करोड़ का पुरस्कार के साथ अन्य 15 खिलाड़ियों को 5 प्रशिक्षकों में पुरस्कार बांटे जाएंगे। इस दौरान निर्देशक खेल जितेंद्र सोनकर, संयुक्त निर्देशक धर्मेंद्र भट्ट, संयुक्त निर्देशक अजय अग्रवाल, उप निर्देशक शक्ति सिंह आदि मौजूद रहे। उत्तराखंड में चल रहे प्रदूषण जांच प्रमाण पत्र फर्जीवाड़े में कार्रवाई शुरू हो गई है। प्रदेश के सभी आरटीओ को जांच केंद्रों की जांच के सभी शुरू करने के आदेश दिए गए हैं। साथ ही अब तक फर्जी तरीके से सर्टिफिकेट बना रहे 7 से ज्यादा सेंटरों के खिलाफ कार्रवाई के आदेश दे दिए गए हैं। प्रदूषण जांच प्रमाण पत्र फर्जीवाड़े का आपके हिंदुस्तान ने भी इसका खुलासा किया था। संयुक्त परिवहन आयुक्त सनत कुमार सिंह ने बताया कि देहरादून में बालाजी पर्यावरण समिति, चौहान पॉल्यूशन चेक पॉइंट, शिवालिक सॉल्यूशन सेंटर, मेहर सिंह पॉल्यूशन टेस्टिंग सेंटर, बालाजी पर्यावरण समिति के खिलाफ कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं। इसके साथ ही जांच केंद्र का लाइसेंस होने के बावजूद मौके पर न मिले शाही ऑटोमोबाइल और उमेश प्रदूषण जांच केंद्र के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। इसी प्रकार हल्द्वानी आरटीओ रीजन में भी 2 केंद्रों के खिलाफ कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं। सभी आरटीओ को कड़े निर्देश दिए गए हैं कि प्रदूषण जांच केंद्रों की नियमित रूप से जांच करेंगे। राज्य में प्रदूषण जांच केंद्रों की संख्या 300 से ज्यादा है। विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल ने स्पीकर ऋतु खंडूरी पर न्यायालय को भी गुमराह करने का आरोप लगाया। कहा कि उन्होंने विधानसभा कर्मचारी पर कार्रवाई के मामले में भेदभाव किया। कोर्ट में बार बार काउंटर दाखिल कर जा रहा है। 2016 से पहले वालों के मामले में विधिक राय ली जा रही है, लेकिन विधिक राय के बहाने अपनों को बचाया जा रहा है। गांधी पार्क में मीडिया से बातचीत में पूर्व स्पीकर कुंजवाल ने कहा कि स्पीकर ऋतु खंडूरी की बनाई गई डीकी कोठिया समिति ने ही 2000 से 2022 तक के सभी कर्मचारियों की भर्ती को अवैध करार दिया है। इस बात को खुद विधानसभा हाईकोर्ट में स्वीकार कर चुके। विधिक राय 2016 से पहले कर्मचारियों के मामले में 4 महीने बाद में नहीं लेगी, जिसे स्पीकर ऋतु खंडूरी की मंशा साफ है कि अपने करीबी लोगों को बचाने के लिए हाईकोर्ट को गुमराह करने से परहेज नहीं कर रही है। ये न्यायालय की भी अवमानना है। छात्र संघ चुनाव में शानदार जीत के बाद नवनिर्वाचित एमबीपीजी कॉलेज अध्यक्ष रश्मि लमगड़िया उनके समर्थक सोमवार को विजय जुलूस निकाल रहे थे, लेकिन लिंगदो एक्टों का हवाला देते हुए पुलिस ने रश्मि और समर्थकों को कुसुमखेड़ा के पास से रोक लिया। इससे अध्यक्ष और छात्रों की पुलिस से नोकझोंक हुई। इसके बाद पुलिस को अध्यक्ष के 2 भाइयों से आधा दर्जन समर्थकों को हिरासत में लेना पड़ा। हालांकि बाद में सभी को छोड़ दिया गया। छात्र संघ चुनाव में अध्यक्ष पद पर जीत के बाद एमबीपीजी कॉलेज रश्मि लमगड़िया और उसके समर्थकों ने सोमवार को कुसुमखेड़ा स्थित एक बारात घर से नैनीताल रोड टेढ़ी पुलिया तक धन्यवाद रैली विजय जुलूस निकालने का निर्णय लिया। विजयी रैली के लिए करीब 500 छात्र छात्राओं समर्थकों की भी भीड़ जुट गई। इस बीच मौके पर पहुंचे सीओ भूपेंद्र धोनी ने अध्यक्ष रश्मि को रैली निकालने
की इजाज़त नहीं दी। उन्होंने कहा कि लिंग 2 कमेटी की ओर से बनाए गए नियम के तहत विजय रैली या जुलूस प्रतिबंधित है। पुलिस ने सख्ती दिखाते हुए अध्यक्ष रश्मि रमगढ़िया के 2 भाई छात्र नेता हर्षित जोशी, करण अरोड़ा सहित अन्य को हिरासत में ले लिया। वही पिता और भाइयों के साथ पुलिस की सख्ती देख रश्मि रो पड़ी। जामरानी बांध प्रभावितों के पुनर्वास और पुनर्स्थापना के लिए तैयार होनी आरएनआर स्कीम का अंतिम चरण में है। परियोजना अधिकारी जनवरी पहले हफ्ते तक स्कीम फाइनल कर सार्वजनिक करेंगे। वही 15 जनवरी तक इसे प्रभावितों के समक्ष रखने की योजना है। इसके बाद ग्रामीणों की आपत्तियां ली जाएंगी। लोगों की आपत्तियों का निस्तारण कर स्कीम फाइनल कर इस ड्राफ्ट के अनुसार ही दूब क्षेत्र के लोगों को मुआवजा और दूसरे लाभ दिए जाएंगे। परियोजना अधिकारी के अनुसार बांध बनने से 1323 परिवार दूब क्षेत्र में आ रहे हैं। परियोजना प्रबंधक हिमांशु पंत ने बताया कि प्रभावितों के विस्थापन के लिए किच्छा का प्राक फार्म में जमीन देख ली गई है। प्रभावित जमीन का सर्वे पूरा कर लिया गया है। अभी तक पहलुओं सर्वे के परिणामों को कंपाइल कर रिपोर्ट तैयार की जा रही है। सर्वेक्षण की रिपोर्ट को भी आरएनआर स्कीम में शामिल किया जा रहा है। राज्य में नए साल में परिवहन व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में निगम प्रबंधन कई कदम उठाने की तैयारी है, जिससे नई रूट्स में नई बसों का बेड़ा बढ़ाने की योजना है, जिससे यात्रियों को अच्छी सुविधा मिलने के साथ ही नियम को भी मजबूत मिलेगी। वही काठगोदाम स्थित रोडवेज डिपो में वैकल्पिक अंतर्राज्यीय बस अड्डा बनाने की तैयारी है। उत्तराखंड परिवहन निगम के पास करीब 60 रूटों पर 160 अनुबंधित बसों का संचालन करेगा। इन रूटों पर अनुबंधित बसों को चलाने के लिए रोडवेज ने नई कार्रवाई शुरू कर दी है। काठगोदाम रेलवे स्टेशन को पूर्वोत्तर रेलवे के रूप में डेवलप करने की तैयारी में। इसके साथ ही यात्रियों के रूप प्लाजा बनेगा, जो सीधे प्लेटफॉर्म से कनेक्ट होगा। दोनों छोर पर एयरपोर्ट की तर्ज पर लाउंज, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, होटल, पार्किंग आदि बनाने की भी योजना है। रोडवेज प्रबंधन की बंद पड़े रूटों पर दोबारा से बसों को दौड़ाने की तैयारी में। काठगोदाम अंतर्राज्यीय बस अड्डे के निर्माण की भी प्रक्रिया जारी है। सब कुछ प्लान के मुताबिक रहा तो इसी साल चालू हो जाएगा। प्रबंधक संचालन परिवहन दीपक जैन। डीएसपी कॉलेज में स्नातक प्रथम स्तर की परीक्षाएं फरवरी में कराने की मांग की है। सोमवार को छात्रों ने कुलपति प्रोफेसर एनके जोशी को ज्ञापन सौंप परीक्षाएं फरवरी में कराने की मांग की। छात्रों का कहना है कि कॉलेज में प्रथम वर्ष के छात्र छात्राओं का पाठ्यक्रम पूरा नहीं हुआ है। साथ ही दिसंबर और जनवरी माह में अत्यधिक ठंड पड़ने से छात्रों को दिक्कत होगी। छात्र संघ चुनाव के कारण पढ़ाई व्यवस्था पूरी तरह से ठप रही, जिसके चलते प्रथम वर्ष की परीक्षाएं स्थगित कर फरवरी माह में आयोजित कराई जाए। इस कारण छात्र छात्राओं को कॉलेज आने में दिक्कत होगी, लिहाजा परीक्षाएं स्थगित की जाएं। ज्ञापन देने वालों में देवराज सिंह, आलोक कुमार समेत अन्य छात्र छात्राएं मौजूद रही। लाल कुआं 2 दिवसीय डांस प्रतियोगिता पंखुड़ियां सीजन 12 की मिस कुमाऊं बनी आलिया सिद्दीकी, जबकि भारत प्रथम रनरअप सौम्या पतलिया व द्वितीय रनरअप कल्पना यादव रही। वही मिसेस कुमाऊं का ताज दीपिका यादव और प्रथम रनरअप रुचिता पालीवाल और द्वितीय रनरअप प्रीति पांडे रही। पंखुड़िया सांस्कृतिक पर्यावरण और दिव्यांग कल्याण समिति के तत्वाधान में 2 दिवसीय राज्य स्तरीय प्रतियोगिता पंखुड़िया सीजन 12 का आयोजन आदर्श प्रारंभिक विश्वविद्यालय हल्दूचौड़ में किया गया, जिसमें मिस कुमाऊं का ताज आलिया सिद्दीकी और मिसेस कुमाऊं का ताज दीपिका यादव के सिर रहा। एक्स डांस क्रू एकेडमी उत्तराखंड बेस्ट डांसर की विनर रही। वही निकेतन कुमार वॉइस ऑफ उत्तराखंड बने। दिव्यांश तिवाड़ी को दूसरा स्थान मिला। वही निर्णायक शीतल राघवन बिष्ट, इंजा मुंसिफ, गंगा राणा, स्काई गंगवार, राहुल प्रियांश, मेडीपंत, कपिल किशोर और पंकज ने गिरी। इसे पूरे कार्यक्रम का शुभारंभ पूर्व कैबिनेट मंत्री हरीश दुर्गापाल, जिला पंचायत सदस्य कमलेश चंदोला, भाजपा नेता हेमंत नरूला ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस दौरान डॉक्टर प्रमोद अग्रवाल गोल्डी को हल्द्वानी रत्न व प्रधान हरेंद्र असगोला को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया। वहीं प्रमुख रूपा देवी, पूर्व ब्लॉक प्रमुख संज्ञा डालाकोटे, प्रधान दीपिका रोहित बिष्ट, एमपी बिष्ट, सुमित बिष्ट, चंद्रा सोनी, नेहा मुस्कान आदि रही। कोरोना के बढ़ते खतरे ने पर्यटन कारोबार पर असर दिखाना शुरू कर दिया है। इस बार नैनीताल में काफी संख्या में पर्यटक पहुंच रहे हैं, पर होटल कारोबारियों के अनुसार जब से कोरोना की लहर को लेकर हवा बढ़ा है, बुकिंग के पूछताछ में करीब 25% तक की गिरावट आ चुके हैं। इससे पर्यटन कारोबारी भी कुछ असहज नजर आ रहे हैं। कृष्ण नैनीताल में पर्यटकों की आवक काफी अधिक रही, पर इसके बावजूद करीब 30% होटलों के कमरे खाली ही रहे। मास्क की अनिवार्यता और कोरोना को लेकर लगातार आती खबरों का यह असर है। अब यही ट्रेंड नए साल के जश्न में भी दिख रहा है। हालांकि नैनीताल, रामनगर, भीमताल, मुक्तेश्वर में ज्यादातर होटल पहले ही 7% तक की एडवांस बुकिंग ले चुके हैं। नैनीताल के मनु महारानी होटल के जीएम नरेश गुप्ता के अनुसार कोविड ने नई वेरिएंट सामने आने के बाद रोजाना पर्यटक नैनीताल की हालत की जानकारी ले रहे हैं। पहले ही अपेक्षा पूछताछ बुकिंग आने की गति में भी कमी आई है। होटल शेरवानी के मैनेजर दिनेश पालीवाल बताते हैं कि अब तक होटल 60% तक बुक है। उम्मीद है कि 31 तक यह और बेहतर स्थिति में होगा।
राजपुरा व शीशमहल गोला खनन संघर्ष समिति ने संयुक्त रूप से शीशमहल गोला गेट में प्रदर्शन किया। इस दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री और सांसद अजय भट्ट का पुतला फूंका गया। कारोबारियों ने उनकी मांगों पर जल्द ठोस कार्रवाई नहीं होने पर आंदोलन की तेज करने की चेतावनी दी है। सोमवार को शीशमहल गोला गेट में आयोजित सभा में समिति के अध्यक्ष राजेश सिंह बिष्ट ने कहा कि एक राज्य एक रॉयल्टी की मांग को लगातार सरकार अनसुना कर रही है। उन्होंने कहा कि केंद्र राज्य मंत्री भट्ट से भी खनन कारोबारी को काफी उम्मीद थी, लेकिन उन्होंने मामले अभी तक कोई प्रयास नहीं किया। गेट प्रभारी धर्मेंद्र मेहरा व दिगंबर सिंह रावत ने कहा कि सरकार के इशारों पर कुछ भाजपा के लोग शीशमहल गेट खोलना चाह रहे हैं, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। खनन कारोबारियों ने राज्य सरकार से एक राज्य एक रॉयल्टी को लेकर ठोस कार्रवाई की मांग की। इस दौरान बलवंत सुयाल, राकेश चंद, पप्पू रावत, मनमोहन सिंह, राजू भाई, मोहन तिवाड़ी, भगवान सिंह, अनिल बिष्ट आदि मौजूद रहे। देहरादून एलटी सहित उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की 8 परीक्षाओं की जांच रिपोर्ट आयोग को मिल गई है। इन परीक्षाओं का भविष्य तय करने की आयोग ने मंगलवार को बैठक बुलाई है। जुलाई में स्नातक स्तरीय परीक्षा लीक के बाद उत्तराखंड अधीनस्थ चयन आयोग की अन्य परीक्षाओं पर संदेह खड़ा हो गया था। इन परीक्षाओं को कराने में विवादित कंपनी आरएमएस टेक्नो सॉल्यूशन की भी भूमिका रही। आयोग ने 8 ऐसी परीक्षाओं पर जांच बैठा दी थी जिसमें परीक्षा से संपन्न हो चुकी थी, लेकिन नियुक्ति प्रक्रिया नहीं हुई थी। रिटायर्ड नौकरशाह एसएस रावत की अध्यक्षता वाली इन 3 सदस्यीय टीम ने सोमवार को आयोग अध्यक्ष जीएस मर्तोलिया को रिपोर्ट सौंप दिए। सूत्रों के अनुसार जांच रिपोर्ट की इन 8 परीक्षाओं की ज्यादातर मामलों में नकल या पेपर आउट के बहुत पुख्ता प्रमाण नहीं मिले। टीम ने नकल के मामलों में कोर्ट से आए पुराने फैसलों को भी रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत किया है। हल्द्वानी नए साल 2022 की विदाई का काउंटडाउन शुरू हो गया। ऐसे में लोग नई ऊर्जा और उम्मीदों के साथ नववर्ष के दर्शन की तैयारी में जुट गए। मौसम से जुड़े संभावित फोरकास्ट में 31 दिसंबर को सीजन का सबसे ठंडा दिन रहने का अनुमान लगाया गया। इसका एहसास पहाड़ से आ रही बर्फीली हवाओं के साथ तराई भावर क्षेत्र में पारा लुढ़कने से किया जा रहा है। वहीं बीते वर्ष में 31 में अधिकतम तापमान 18 डिग्री तक दर्ज हुआ। वहीं इस बार 16 डिग्री से नीचे जाने की संभावना जताई गई है। अगर ऐसा होता है तो 12 साल में नए साल का आगाज सबसे ठंडा होगा। मौसम से जुड़े आंकड़ों के अनुसार 12 साल में दिसंबर की अंतिम तारीख को सर्वोत्तम अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस 2015 में दर्ज हुआ था, जबकि 2020 में पिछले साल में सबसे कम दिन का 18 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। इधर इस सीजन पारे में गिरावट की बात करें तो रविवार को हल्द्वानी आसपास के क्षेत्रों में दिन का सबसे कम 18.1 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किए गए। रविवार से ठंड में इजाफा होने का एहसास भी किया जा रहा है। साथ ही कोहरे की दस्तक होने से शाम के समय ठंड बढ़ गई है। मौसम की इस रुख को देखते हुए मौसम वैज्ञानिक आने वाले दिनों में तापमान में इजाफा होने की संभावना जता। उत्तराखंड के नौजवानों को रोजगार के ज्यादा से ज्यादा अवसर देने के लिए सीएम पुष्कर सिंह धामी के संकल्प को शिक्षा विभाग में परिता लगा दिया है। समग्र शिक्षा अभियान के तहत बीआरपी सीआरपी नियुक्ति का मामला तो यही साबित कर रहा है। अगस्त में 955 पदों में आउटसोर्सिंग से नियुक्ति के फैसले के बावजूद अब तक शिक्षा विभाग काम शुरू नहीं कर पाई। यह मामला शासन और एसएस के बीच फाइल में अटक रहने की वजह से पूरी प्रक्रिया रुकी हुई है। देरी की वजह से बीआरपी सीआरपी के लिए दिए गए बजट से 3 महीने के मानदेय का पैसा उत्तराखंड के हाथ से निकल गया। यदि आगे भी भर्ती न हुई तो मार्च तक के लिए तय बजट का लाभ नहीं मिलेगा। डीजी शिक्षा और निर्देशक एसएससी बंशीधर तिवाड़ी ने इस मामले में ज्यादा टिप्पणी नहीं की, लेकिन यह जरूर कहा कि भर्ती प्रक्रिया जल्द शुरू करने का प्रयास किया जा रहा है। प्रति माह तय 40,000 मानदेय एसएससी के तहत बेसिक और जूनियर स्तर पर शैक्षिक सुधार के लिए 285 बीआरपी और 670 सीआरपी नियुक्त किए जाने। इनके मानदेय का पूरा खर्च केंद्र सरकार ही देती है। बीआरपी सीआरपी का काम बेसिक और जूनियर स्कूलों में शिक्षकों में सहायता करना है। पिछले 5 साल से शिक्षा विभाग इन पदों को नहीं भर पाया। बीआरपी और सीआरपी के 40,000 मानदेय तय है। अंकिता भंडारी हत्याकांड की सीबीआई जांच की मांग को लेकर पूर्व सीएम हरीश रावत ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर सोमवार को गांधी पार्क पर धरना दिया। उन्होंने भाजपा पर वीआईपी को बचाने का आरोप लगाया। कहा कि पूरे प्रकरण की सीबीआई जांच हाईकोर्ट जज की निगरानी में की जाए। गांधी पार्क में कांग्रेस ने अंकिता भंडारी हत्याकांड में सीबीआई जांच और वीआईपी के नाम के खुलासे की मांग को लेकर 2 दिवसीय 24 घंटे का धरना प्रदर्शन किया था। इस अवसर पर पूर्व सीएम हरीश रावत ने कहा कि भाजपा सरकार में राज्य की कानून व्यवस्था महिलाओं पर अत्याचार की घटनाएं हो रही है।